मूवी की शुरुआत होती है चार लोगों के ग्रुप से जो हाइकिंग कर रहे होते हैं और थोड़ी ही देर में स्क्रीन पर डे वन लिखकर आता है। एक माउंटेन के टॉप पर पहुंचकर पॉल को कुछ सुनाई देता है जो बाकी लोगों को नहीं दे रहा था। पॉल वो आवाज़ को फॉलो कर थोड़ा आगे बढ़ता है कि तभी वो माउंटेन की एक बड़ी सी दरार में गिर जाता है। उसका भाई ग्रेग जब उसे नीचे लेने जाता है तो पॉल ध्यान की मुद्रा में एक कंगाल को देखे जा रहा था जो कि एक इंसान का कंगाल जैसा बिल्कुल नहीं था। ग्रेग पॉल को ऊपर उठाकर लाता है। फिर रास्ते में उन्हें एक अबेंडन घर दिखता है और मौसम बहुत खराब होने के कारण वो उस घर में रुकने का डिसीजन लेते हैं जब तक पॉल ठीक नहीं हो जाता, क्योंकि पॉल अभी भी किसी से बात नहीं कर रहा था और बस शांत था। पॉल की गर्लफ्रेंड रूथी को पॉल के पास से एक बांसुरी जैसा कुछ मिलता है। रात को जब सब सो रहे होते हैं तो रूथी उस बांसुरी को फूंक मारकर बजाने की कोशिश करती है, जिसके थोड़ी देर बाद उसे बाहर से कुछ आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। दूसरे दिन ग्रेग और उसकी गर्लफ्रेंड फियोना बाहर टाउन में मदद के लिए जाते हैं, जिसके बाद रूथी को बाहर कोई दिखता है जो कि अचानक से उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देता है, जिससे वो डर कर उस घर का दरवाजा बंद कर लेती है। थोड़ी ही देर में ग्रेग और फियोना वापस आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तूफान के कारण वो ज़्यादा दूर नहीं जा सके। उसी रात पॉल रूथी के कानों में कुछ कह रहा होता है। फिर अचानक से सुबह हो जाती है और जब सब उठते हैं तो पॉल वहाँ से गायब था। जब सब उसे आकर बाहर ढूंढते हैं तो वो एक ब्रिज के पहले उसी मुद्रा की अवस्था में बैठा हुआ था और बांसुरी बजा रहा था। ग्रेग को लगता है कि पॉल नाटक कर रहा है और उससे ये सब बंद करने के लिए कहता है। ग्रेग जब पॉल पर चिल्ला रहा होता है कि तभी रूथी ग्रेग पर हमला कर उसे खाई में गिरा देती है और फिर फियोना का गला काट कर खुद खाई में गिर जाती है। और फिर सीन चेंज होकर 2018 में मिसूरी में पहुंच जाता है, जहां हमारी मुलाकात जेम्स से होती है, जिसको आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं और पूछ रही होती हैं कि तुम कहाँ थे। जेम्स एक एक्स पुलिसमैन है। उसकी वाइफ और किड एक एक्सीडेंट में मारे गए। जेम्स की एक शॉप होती है जहां पर वो सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें बेचा करता है। जेम्स का आज बर्थडे था, जिसे वो अकेले सेलिब्रेट करने एक रेस्टो बार में जाता है और उसका पेमेंट वो एक कूपन से करता है जो कि एक बर्थडे कूपन होता है। जिसके बाद जेम्स अपनी फ्रेंड नोरा की बेटी अमेंडा से मिलता है। अमेंडा जेम्स को बताती है कि हाल ही में उसे रियलाइज़ हुआ है कि कुछ भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ भी रियल नहीं है। अमेंडा कहती है कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी थॉट्स और फोकस को हम रिपीट करते रहते हैं, वही हमें आसपास और रियल लाइफ में देखने को मिलता है। जेम्स को उसकी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही होती हैं। जिसके बाद अमेंडा को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जेम्स को रात में वही आवाज़ पूछती हुई कि तुम कहाँ थे और उसकी वाइफ और किड्स की एक झलक देखने को मिलती है और फिर जेम्स की नींद खुल जाती है। हमें देखने को मिलता है कि जेम्स डिप्रेशन की मेडिकेशन पर था और फिर जैसे मूवी के शुरू में हमें डे वन लिखकर आया था वैसे ही स्क्रीन पर डे वन फिर से आता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि अमेंडा घर से गायब है और उसके बाथरूम के मिरर पर द एम्प्टी मैन मेड मी डू इट लिखा दिखाई देता है। जिसके बाद पुलिस ऑफिसर्स आकर नोरा से पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि अमेंडा कुछ दिन पहले अपनी क्लास में रो रही थी। पुलिस ऑफिसर नोरा से कहता है कि अमेंडा लीगली अडल्ट है और उसका सूटकेस मिसिंग है, तो हो सकता है कि वो अपने आप गई हो। नोरा भड़क कर बोलती है कि वो अपनी डॉटर को जानती है और अमेंडा ऐसा नहीं कर सकती। ऑफिसर्स कहते हैं कि वो अमेंडा को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। ऑफिसर्स के जाने के बाद जेम्स को अमेंडा की उस डिस्टर्बिंग डायरी से पॉन्टिफेक्स इंस्टीट्यूट का पर्चा मिलता है, जिसके पीछे टुल्पा लिखा होता है। जेम्स अमेंडा को खुद ही ढूंढने का डिसीजन लेता है और नोरा से अमेंडा की फ्रेंड लिस्ट मांगता है। जेम्स अमेंडा के स्कूल जाकर अमेंडा की फ्रेंड डवारा से मिलता है। डवारा को कोई दिख रहा था जिससे वो काफ़ी डरी हुई थी। डवारा जेम्स को एम्प्टी मैन के बारे में बताती है कि एक रूमर फैली हुई है कि तुम अंधेरा होने के बाद ब्रिज पर जाते हो और तुम्हें एक खाली बोतल मिलती है और तुम अगर उसमें फूंक मारकर एम्प्टी मैन के बारे में सोचते हो तो कुछ होता है। जेम्स पूछता है कि क्या होता है, लेकिन डवारा कुछ नहीं बोलती। जेम्स पूछता है कि क्या ये तुमने ट्राई किया। डवारा बताती है कि 2 दिन पहले अमेंडा और उसके कुछ दोस्त एक ब्रिज पर थे। जब वो लौट रहे थे तब अमेंडा को एक खाली बोतल मिलती है और वो कहती है कि हमें एम्प्टी मैन को बुलाने का ट्राई करना चाहिए। कोई उस ग्रुप में पूछता है कि एम्प्टी मैन कौन है। अमेंडा कहती है कि अगर तुम ब्रिज पर हो और तुम्हें एक खाली बोतल मिलती है और तुम उस बोतल में फूंक मारते हो और एम्प्टी मैन के बारे में सोचते हो तो थोड़ी देर में तुम्हें उसके आने की आहट महसूस होगी। पहली रात तुम उसे सुनोगे, फिर तुम उसके बारे में सोचोगे, फिर दूसरी रात तुम उसे तुम्हारा पीछा करते हुए देखोगे और फिर तीसरी रात वो तुम्हें ढूंढ लेगा। फिर सभी लोग उस बोतल में फूंक मारकर वो बोतल अमेंडा को दे देते हैं। अमेंडा वो बोतल लेकर बैठ जाती है और उसमें फूंक मारकर द एम्प्टी मैन का जाप करना शुरू कर देती है। जिसके थोड़ी देर बाद ही उन्हें कुछ आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। फिर कोई बोतल में फूंक मार रहा हो ऐसी आवाज़ आती है और फिर उनकी तरफ किसी के कदमों की भागने की आवाज़ आती है और जिसके बाद सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं।
जेम्स डवारा से पूछता है कि लास्ट टाइम उसने अमेंडा को कब देखा था। वो कहती है कि मॉल में देखा था, जब अमेंडा ब्रेंडन से बात कर रही थी। डवारा जाने से पहले जेम्स को ब्रेंडन का एड्रेस देती है। जेम्स जब ब्रेंडन के घर पहुंचता है तो वो वहां नहीं था। जब वो दूसरे फ्रेंड के घर पहुंचता है तो वहां अभी वो नहीं था, और उसके रूम में भी वियर्ड चीजें थी और एक पॉन्टिफेक्स इंस्टीट्यूट का ब्रोचर। जब वो बैकयार्ड देखता है तो उसे एक पेट मरा दिखता है जिसका खून बकेट्स में था। जेम्स को यकीन हो जाता है कि इसी खून से अमेंडा के मिरर पर वो नोट लिखा गया था। जेम्स नोरा को फोन कर बताता है कि अमेंडा के कोई भी फ्रेंड्स उसे नहीं मिले, सिर्फ डवारा को छोड़कर। जेम्स उससे पॉन्टिफेक्स इंस्टीट्यूट के बारे में पूछता है, लेकिन नोरा को उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। जिसके बाद जेम्स उस ब्रिज पर जाकर देखता है तो उसे वो बोतल वहां दिखती है जिसमें वो भी फूंक मारता है और फिर उस बोतल को फेंक देता है। तभी उसे ब्रिज के नीचे जाने वाला चैम्बर खुला दिखता है। जब वो जाकर देखता है तो वहाँ सारे लोग रस्सी से लटके हुए थे और वही सेम नोट वहाँ भी लिखा होता है। जिसके बाद पुलिस फोर्स वहाँ आ जाती है और अपनी छानबीन शुरू कर देती है। डिटेक्टिव जेम्स से पूछताछ कर रहा होता है और जेम्स को बताता है कि डवारा भी मर चुकी है और वो सेम नोट वहाँ भी मिला है। जिसके बाद रात को जेम्स इंटरनेट पर पॉन्टिफिक्स सोसाइटी के बारे में रिसर्च करता है और हमें पता चलता है कि पॉन्टिफिक्स सोसाइटी एक तरीके का डूम्सडे कल्ट है और एक जगह एक एक्सपेरिमेंट बिगड़ जाने के कारण लोगों की मौत भी हो चुकी है। उसके बाद जेम्स टुल्पा के बारे में रिसर्च करता है जिसमें हमें एक फॉर्मूला देखने को मिलता है जो कि ऐसा है: थॉट्स प्लस कंसंट्रेशन प्लस टाइम इक्वल्स टू फ्लैश। जिसका इन शॉर्ट मतलब है कि अगर विचारों को ध्यानपूर्वक सोचा जाए और उसे कुछ समय दिया जाए तो वो विचार एक जीवित रूप ले लेता है। फिर जेम्स को सोते हुए वही आवाज़ें सुनाई देती हैं और फिर ड्रीम्स में वो अपनी फैमिली और एक एम्प्टी चेयर को देखता है जिससे उसकी नींद खुल जाती है। जिसके बाद उसे किसी के होने की आवाज़ आती है, लेकिन देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। दूसरे दिन जेम्स पॉन्टिफेक्स का एक सेमिनार अटेंड करने पहुंचता है। सेमिनार में एक फालतू की स्पीच दी जाती है और एक मैसेज होता है कि एक समय पर हम एक थे और हम फिर से एक होंगे, और ये मैसेज डायरेक्टली एम्प्टी मैन से आया है। उस सेमिनार के बाद जेम्स को एक बंदा मिलता है जिसका नाम गैरेट होता है, जिससे वो अमेंडा के बारे में पूछता है, लेकिन वो मना कर देता है कि उसने अमेंडा को नहीं देखा। जिसके बाद जेम्स वहां पर छानबीन करने निकल पड़ता है और उसे लोग डीप फोकस के साथ बैठे हुए दिखते हैं। एक जगह जेम्स को कुछ लोग ग्रुप बनाकर फ्रेज दोहराते हुए दिखते हैं। जेम्स की चलने की आवाज़ से उस ग्रुप को लगता है कि एम्प्टी मैन आ गया है। वो ग्रुप में से कोई एक बोलती है कि अगर तुम यहाँ हो तो कोई संकेत दो, और फिर से एक आवाज़ आती है। इस बार जेम्स भी कंफ्यूज था क्योंकि उसने ये आवाज़ नहीं की थी। वो नीचे झुककर देखता है तो वहाँ उसे कोई नहीं दिखता। जिसके बाद इंस्टीट्यूशन की सिक्योरिटी जेम्स को पकड़कर बाहर निकाल देती है और उधर ही जेम्स को गैरेट फिर से मिलता है जो उसे अमेंडा के बारे में बताता है कि वो यहाँ पर थी लेकिन अब नहीं है। अमेंडा के लिए बहुत बड़े प्लान्स हैं इन लोगों के पास। उसे एक कैंप जो कि डाउन स्टेट में है वहाँ पर मूव कर दिया गया है प्री रिलीज के लिए। ये पहली स्टेप है सिंगुलैरिटी पाने के लिए। गैरेट बताता है कि ये सब इन लोगों को सपने में आता है जब वो विस्पर करता है। वो बताता है कि ये लोग बहुत डेंजरस हैं, इनके पास आगे के 5 साल का नहीं बल्कि 500 साल का प्लान है। जेम्स उससे कैंप की लोकेशन लेके वहाँ से चला जाता है। जेम्स फिर उस केबिन में जाता है। उसे उस केबिन में अमेंडा की फाइल मिलती है और साथ ही उसे अमेंडा के सारे फ्रेंड्स की फाइल भी मिलती है। जेम्स को अजीब तब लगता है जब उसे खुद के नाम पर एक खाली फाइल मिलती है। जेम्स फिर एक दूसरे केबिन में जाता है। उस केबिन में उसे एक टेडी बियर दिखता है। फिर उसे कुछ रिकॉर्डिंग्स दिखती हैं जिनमें से वो मैनिफेस्टेशन वाली रिकॉर्डिंग प्ले करता है। वो रिकॉर्डिंग पॉन्टिफिक्स सोसाइटी की होती है और उनका स्लोगन होता है कि वी ट्रांसमिट यू रिसीव। फिर रिकॉर्डिंग में कुछ लोग सर्कल बनाकर एक फ्रेज रिपीट कर रहे होते हैं जो जेम्स ने पहले उस सेमिनार में सुने हुए थे। थोड़ी ही देर बाद उस रिकॉर्डिंग में एक आदमी अपना ही खून निकालते हुए दिखता है और फिर वो एक दीवार पर उस खून से एक पेंटिंग बनाते हुए दिखता है। जेम्स नोटिस करता है कि वो पेंटिंग इस केबिन में ही है। थोड़ी देर बाद टेडी बियर की गर्दन अपने आप ऊपर उठती दिखती है। ऐसा लग रहा था कि एम्प्टी मैन इधर आ चुका है। जेम्स रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद पीछे देखता है तो वो टेडी बियर वहां से गायब था। जेम्स उस केबिन से बाहर आकर जहां से उसे आवाज आ रही होती है वहां जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसे वो कैंप मिल जाता है। वहाँ लोग बॉनफायर के चक्कर लगा रहे होते हैं और फिर आग बढ़ने लगती है, इतनी कि बहुत ऊपर तक पहुंच जाती है। जेम्स को आसमान देखकर चक्कर से आने लगते हैं। जेम्स फिर लौट रहा होता है कि उसे एकदम से अंधेरा दिखता है। वो देखता है कि आग बुझ गई है। वो सारे लोग वापस आ रहे होते हैं। चीजें इतनी शांत थी कि जेम्स जब थोड़ा सा पीछे हुआ तो उसके पैरों की आवाज़ उन लोगों तक पहुंच गई और फिर वो जेम्स की तरफ भागते हैं। जेम्स जल्दी से भागकर अपनी कार स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। जेम्स पुलिस स्टेशन आकर वो फाइल्स डिटेक्टिव को दिखाता है। वो डिटेक्टिव थैंक यू बोलने की जगह उल्टा जेम्स से पूछताछ करने लगता है
और फिर जेम्स को स्टेटमेंट लिखकर जाने को बोलता है। जिसके बाद जेम्स अपनी शॉप में आता है और एक गन लेकर वहां से चला जाता है। जेम्स नोरा को इस टाउन से जाकर किसी रिलेटिव के पास रुकने को बोलता है। फिर उस रात जेम्स को फिर से वही आवाजें और सपने आते हैं और जेम्स नींद से उठ जाता है। उस दरवाजे की तरफ से एम्प्टी मैन आता दिखता है। वो बेसबॉल का बैट उठाकर अपना बचाव करता है, लेकिन वो एम्प्टी मैन गायब हो जाता है। जिसके बाद एक डोरबेल बजती है। वो बाहर जाकर देखता है तो वहां उसे वो टेडी बियर दिखता है और बाहर कोई नहीं होता। तीसरे दिन जेम्स गैरेट का पीछा करता है। पीछा करते करते हुए एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, जहां गैरेट और कुछ लोग एक पेशेंट के रूम में जाकर वहां घुटनों पर बैठ जाते हैं, जैसे कि वो पेशेंट एक भगवान हो। गैरेट को जब बाकी लोग ड्रॉप करते हैं तो जेम्स उसे उठा लेता है। जेम्स उससे पूछता है कि वो आदमी कौन था। गैरेट कहता है कि ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। वो आदमी एक तरीके का एंटीना है जो एक फ्रीक्वेंसी पर सेट है। वो ट्रांसमिट करता है और हम रिसीव करते हैं। ये सब सुनकर जेम्स को गुस्सा आता है और वो 2-3 पंच गैरेट को मारकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो पॉन्टिफेक्स की लाइब्रेरी में जाता है, जहाँ उसे मैनिफेस्टेशन 14 की एक फाइल मिलती है, जिसमें जेम्स की फाइल भी होती है। उसमें उसे फैमिली पिक्स और वो बर्थडे कूपन और उसकी लाइफ से रिलेटेड सारी जानकारी मिलती है। फिर उसे खुद के एक चेयर पर बैठे हुए की पिक्चर्स भी दिखती है, जो कि जेम्स के लिए कभी हुआ ही नहीं। जेम्स ये सब ढूंढकर पागल सा हो रहा था। वो वापस से उस हॉस्पिटल में जाता है और उसे नर्स से पता चलता है कि वो पेशेंट इस हॉस्पिटल में 1 साल से है और उसकी ये हालत 23 साल पहले हुई थी। नर्स बताती है कि उसको बहुत सारे विजिटर्स आते हैं। एक विजिटर तो अभी भी उसके साथ है। जेम्स जब जाकर देखता है तो वो अमेंडा थी, जो पेशेंट की सेविंग कर रही होती है। जेम्स पूछता है कि कौन है ये और क्या नाम है इसका। अमेंडा कहती है कि वह इसका नाम नहीं जानती। वो इस पेशेंट को एज अ कैरियर समझती है, क्योंकि ये एक तरीके की बीमारी है और ये आदमी एक तरीके का कैरियर सिग्नल है। ये ट्रांसमिट करता है, हम रिसीव करते हैं, और इसके सिग्नल कंटेजियस होते हैं, लाइक अ वायरस। जेम्स कहता है कि उसे नोरा को कॉल करना है। वो कॉल करके नोरा को बोलता है कि अमेंडा उसे मिल गई है। लेकिन नोरा कहती है कि आप कौन बोल रहे हो। जेम्स कहता है कि मैं जेम्स। लेकिन नोरा कहती है कि वो नहीं जानती किसी जेम्स को और फ़ोन कट कर देती है। जेम्स अमेंडा से पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। अमेंडा कहती है कि एक ह्यूमन की बॉडी इतनी सारी पावर को नहीं झेल सकती, इसलिए उन्हें एक रिप्लेसमेंट चाहिए था। और तभी हमें दिखाते हैं कि वो पेशेंट और कोई नहीं बल्कि पॉल है। अमेंडा कहती है कि ये कैरियर और पिछले कैरियर के बीच 500 साल का गैप है। टाइम बहुत कम था तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने का सोचा। उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक कैरियर को बनाएंगे। फिर अचानक से जेम्स के ब्रेन में उसे कुछ महसूस होने लगता है। ये संकेत था कि एम्प्टी मैन ने उसे ढूंढ लिया है, क्योंकि ये तीसरी रात थी। अमेंडा कहती है कि हम लोगों ने ही मिलकर तुम्हें बनाया है। अमेंडा कहती है कि तुम्हारा जन्म 3 दिन पहले हुआ है। हम लोगों ने तुम्हारी पूरी बायोग्राफी लिखी और उस पर फोकस किया तुम्हें जीवित इंसान बनाने में। अमेंडा जेम्स से कहती है कि तुम हमारे टुल्पा हो, हमारे एम्प्टी मैन। थॉट्स प्लस कंसंट्रेशन प्लस टाइम्स इक्वल्स टू फ्लैश, और तुम वही फ्लैश हो। अमेंडा कहती है कि उन्होंने पहले भी ट्राई किया था, लेकिन वो फेल हो गए थे, क्योंकि सिग्नल हमेशा दरार से ही पार हो पाते हैं। शौक, पछतावा, डर की दरार से। तो हमने तुम्हें ऐसा ही बनाया। तुम्हारी चॉइसेस तुम्हारी नहीं थी, तुम खुद के कंट्रोल में नहीं हो। फिर जेम्स के थॉट्स एक रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो एम्प्टी चेयर रखी थी, और फिर उन पहाड़ों की सुरंग में चले जाते हैं जहां वो कंगाल था। फिर उस चेयर वाले रूम की दीवार से एम्प्टी मैन बाहर निकल कर आता है। जेम्स डर कर भागता है, लेकिन वो एम्प्टी मैन फिर भी जेम्स के अंदर प्रवेश कर लेता है। जिसके बाद जेम्स उस हॉस्पिटल से भाग जाता है और अपने घर पहुंचता है तो देखता है वहां कुछ नहीं था, ना कोई सामान ना कुछ। ये सब जेम्स के माइंड में होता है। जेम्स के थॉट्स में ऐसा लग रहा था कि उसकी मेमोरी सब गायब हो रही हो। फिर जेम्स के माइंड में उसे एक दरवाज़ा दिखता है, जिसमें पॉल होता है। वो पॉल की तीसरी आंख में गोली मार देता है, और शायद अब जेम्स को एम्प्टी मैन ने अपना होस्ट बना लिया है, क्योंकि जेम्स के उस पेशेंट रूम के बाहर आते ही वहाँ का स्टाफ घुटने के बल उसके सामने बैठ जाते हैं और अपना माथा टेकने लगते हैं। और मूवी खत्म हो जाती है एक आवाज़ पे कि यू ट्रांसमिट एंड वी रिसीव। आई नो बहुत डाउट्स आ रहे होंगे आप सभी को, सो लेट मी क्लियर देम फॉर यू। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पूरी मूवी में एक ही सिद्धांत दिखाया गया है कि अगर आप एक थॉट को कंसंट्रेशन के साथ उस पर फोकस करोगे तो वो थॉट एक जीवित रूप ले लेगा। एम्प्टी मैन भी एक ऐसा ही थॉट है, विचार है, जिसे मूवी में उन लोगों ने जीवित रूप दिया है बहुत साल पहले। लेकिन अब एम्प्टी मैन को इस वर्ल्ड में आने के लिए एक ब्रिज चाहिए, एक होस्ट, जैसे कि पॉल वो ब्रिज था। लेकिन वो बहुत वीक था और वो एम्प्टी मैन की पावर नहीं झेल पाया, इसलिए उसको एक्सपेरिमेंट वाले ट्रीटमेंट दिए गए ताकि वो जिंदा रह सके। लेकिन उन्हें जल्द ही एक रिप्लेसमेंट चाहिए था जो उसकी पावर को झेल सके, एक ऐसा होस्ट चाहिए था। तो उन्होंने जिस तरीके का होस्ट चाहिए था उसकी बायोग्राफी लिखी और उसे एक बैक स्टोरी दी। उसमें दुख, पछतावा और डर डाला। फिर इन सब पर इतना फोकस किया कि इन सब चीज़ों ने एक जीवित रूप ले लिया जेम्स के रूप में।
और फिर जेम्स के साथ आगे क्या हुआ वो हमने मूवी में ऑलरेडी देख लिया है। तो दोस्तों, आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आप मुझसे जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर, जिसकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। तो अब मैं आपसे लूँगा अलविदा और फिर मिलेंगे अगले हॉरर एडवेंचर के साथ।